नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान युद्ध के बाद यानी अमेरिका और इजराइल ने जब से ईरान पर हमला किया है उसके बाद लड़ाई तो 40 दिनों तक चलने के बाद अभी रुकी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम लागू है, हालांकि उसका उल्लंघन कई बार हो चुका है। लेकिन इस दौरान यानी 28 फरवरी के बाद जो पश्चिम एशिया में जो बदलती हुई जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और उनका बदलाव अब साफ नजर आ रहा है। वो किस दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसका ताज़ा तरीन उदाहरण देखिए। उसमें सबसे पहला जो आघात किया है वो तो अमेरिका की सुप्रीमेसी ने किया है। इस लड़ाई के दौरान अमेरिका और इजराइल शायद इस उम्मीद में थे कि वो ईरान को तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसराइल की तो अपनी एक जो शक्ति है, एक ताकत के रूप में जो वो मध्य पूर्व में अपने को एस्टेब्लिश किए हुए था, वो बिल्कुल उसका पर्दाफाश हो गया कि उसके पीछे अगर अमेरिका और नेटो नहीं है तो उसकी शक्ति का कोई मतलब नहीं है। उसकी ताकत का जो केंद्र है वही अमेरिका और नेटो है, और नेटो ने भी साथ छोड़ दिया तो अमेरिका की ताकत का भी एहसास हो गया पूरी दुनिया को। यानी इन दोनों ने ईरान को सबक सिखाने और ईरान को एक शक्तिहीन करने का मंसूबा पाला हुआ था, लेकिन हो गया उसका बिल्कुल उल्टा। हो यह गया कि अब ईरान इस पूरे इलाके में एक ताकत के रूप में उभर कर आया। उसने दिखा दिया कि इन दो महाशक्तियों से वो कैसे अकेले निपट सकता है और इन दो महाशक्तियों के बारे में जो इतना प्रोपेगेंडा था उसकी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। और आप देखिए कि उसके बाद जो ये तो यहाँ का हुआ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की स्थिति। इसके बाद जिस तरह के परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं मध्य पूर्व में, हमने आपको कई बार इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि वहाँ पर अरब देशों के बीच में भी एक अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर पुनर्मूल्यांकन शुरू हो गया है। हालांकि वो चीज़ें अभी उतनी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन चीन, रूस और टर्की का जो इसमें रोल रहा है इस पूरे युद्ध के दौरान और अभी भी है, और वो लगातार ईरान के प्रति मजबूत होता जा रहा है, उसको देखते हुए ये लड़ाई और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अमेरिका ने पहले कोशिश की कि वो रूस से बात करके और वो ईरान को मना ले, ईरान के साथ कोई समझौता कर ले। रूस ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद वो चीन के पास आया, डोनाल्ड ट्रंप खुद चीन के पास आए। चीन की एक बार की यात्रा, जब वो लड़ाई के बीच में युद्ध के दौरान यानी मार्च में उनकी यात्रा प्रस्तावित थी, मार्च और अप्रैल के बीच में, उसको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ तौर पर मना कर दिया कि युद्ध के दौरान हम आपसे नहीं मिलेंगे। फिर उनको यात्रा अपनी टालनी पड़ी, युद्ध विराम करना पड़ा ईरान के साथ। फिर वो चीन की यात्रा पर गए और इस उम्मीद में गए थे कि शायद कोई ऐसा समझौता करा देंगे शी जिनपिंग ईरान के साथ, या ईरान पर वो दबाव बनाकर करा देंगे जिससे कि अमेरिका को लगेगा कि वो एक जिसको कहते हैं कि सम्मानजनक समझौता हो जाएगा। लेकिन चीन ने भी अपेक्षित सहयोग नहीं दिया, यानी ट्रंप की इस बात को सीधे तौर पर नकार दिया कि वो ईरान के ऊपर कोई दबाव बनाने जा रहे हैं। रूस हो, चीन हो, टर्की कई बार कह चुका है कि हमको जब भी सहयोग की ज़रूरत होगी हम आएंगे। हालांकि इसके पहले ईरान के साथ उसका उस तरीके का रिलेशन नहीं रहा जैसा रूस और चीन का रहा है, लेकिन इस लड़ाई में वो भी साथ में दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे केवल और केवल कारण ये है कि इन दोनों देशों ने यानी अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से बिना किसी वजह के ईरान के खिलाफ हमला बोला है, और ख़ास तौर से ईरान की और इजराइल की तो अपनी अदावत हो सकती है, लेकिन अमेरिका उस युद्ध में अगर कूदा है तो अमेरिका के कूदने को लेकर पूरी दुनिया में इसी बात से नाराज़गी है कि उसकी कोई ज़रूरत उस युद्ध में नहीं थी, बल्कि युद्ध को टालने की कोशिश करनी चाहिए थी एक जिम्मेदार देश होने के नाते अमेरिका को। और अमेरिका के जो तमाम बहुत कट्टर सहयोगी देश रहे, ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, इन देशों ने इसीलिए अमेरिका से हाथ भी खींच लिया। नेटो ने, जो इन देशों का एक सैन्य संगठन है जिसमें अमेरिका भी है, और अमेरिका तो अब उससे वापस हो गया, नेटो ने भी इसमें अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। यूरोपियन यूनियन सीधे तौर पर विरोध में दिखाई पड़ा। कारण यही सिर्फ था कि कोई वजह नहीं समझी जा रही थी कि अमेरिका इस लड़ाई में कूदता ईरान के खिलाफ, और दूसरे अमेरिका की जनता इसमें इसलिए खिलाफ हो गई कि युद्ध के तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से ईरान पर हमला बोला गया।
अमेरिका का जो सैन्य और आर्थिक नुकसान हो रहा है वो तो अपनी जगह है, अमेरिका की पूरी दुनिया में जो एक उसका नाम जो खराब हो रहा है कि आप कैसे बेगुनाह लोगों को आप मार रहे हैं, बिना किसी वजह के मार रहे हैं, आप अस्पतालों पर हमले कर रहे हैं, इसको लेकर वहाँ की जनता भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई। तो इन परिस्थितियों में ट्रंप किस तरह से घिरे हुए हैं। लेकिन हम जिस भू राजनीतिक परिस्थिति की बात कर रहे हैं वो ये है कि ट्रंप साहब आते हैं 3 दिन की यात्रा पर, और जैसे ही वो वापस जाते हैं 15 तारीख को, 13 से 15 मई के बीच उनकी यात्रा रही, उसके बाद फिर तुरंत यहाँ पर एंट्री हो जाती है जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन की। 19 तारीख को मंगलवार को पहुंचे हैं और 2 दिन की उनकी यात्रा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलेंगे, और ये यात्रा आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के तत्काल बाद ये हो रही है। पहले से इसकी कोई योजना नहीं थी, और पुतिन के हिसाब से देखें तो व्लादिमीर पुतिन की ये इस साल की पहली विदेश यात्रा है। अब आप देखिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण उनकी यात्रा है। और ट्रंप के आने से ठीक पहले, चूंकि जब हमने आपको बताया कि आप मार्च और अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा होनी थी, जिसको शी जिनपिंग ने मना कर दिया कि हम युद्ध के बीच में आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो जब इनकी यात्रा दोबारा शुरू हुई, यानी जब प्रस्तावित हुई कि हाँ 13 से 15 मई के बीच अब वो उसकी डेट क्लियर हो गई, उसके ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आते हैं। तो अब्बास अराक्ची आए, फिर लौट गए, डोनाल्ड ट्रंप आए, ट्रंप लौट गए, ट्रंप के बाद अब जिस तरह से पुतिन आ रहे हैं। और पुतिन की ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन संदर्भों में चीन और रूस जिस तरीके से बिल्कुल मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े रहे, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये 2 महाशक्तियां, इनके एकजुट होकर ईरान के साथ खड़े होने से अमेरिका को कितना असहाय अपने को महसूस होना पड़ा, अब वो दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि चीन और रूस के संबंध वैसे भी काफ़ी इधर बीच सुधरे हुए हैं और ठीक है। रूस और चीन के बीच व्यापार का भी जो लेवल है बहुत ज़बरदस्त है। यही नहीं, रूस के ऊपर तमाम प्रतिबंध जब लगा दिए यूक्रेन युद्ध के बाद, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद, जब पश्चिमी देशों ने यानी अमेरिका ने और यूरोप के तमाम देशों ने, तो चीन ही सबसे बड़ा रूसी तेल का खरीदार भी रहा। और आप ये देखिए कि प्रतिबंधों के बाद अब रूस का तेल भी सस्ता हो गया है, लेकिन चीन पहले से ही प्रतिबंधों के हटने के बाद अब रूस का तेल भी महंगा हो गया है। लेकिन पहले रूस ने सस्ता तेल दिया जो भारत ने भी खरीदा, लेकिन अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब रूस का तेल भी महंगा हो गया है, लेकिन चीन को उसी सस्ते रेट में मिल रहा है। तो ये दोनों देशों के बीच अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और एक दूसरे के साथ बुरे दिनों में जब वो साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं तो उसका एक जाहिर तौर पर एक अलग प्रभाव होता है। वो फ़ायदा चीन को मिल रहा है और चीन उस फायदे को ले रहा है। ईरान के मामले पर भी दोनों एक साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है, जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस यात्रा का मकसद और तमाम चीज़ों के अलावा, ईरान को समझाने के अलावा, ईरान के साथ ईरान के ऊपर दबाव बनाने के अलावा, एक और बड़ा मकसद ये था कि वो किसी तरीके से रूस की और चीन के बीच में दूरी बढ़ाने में कामयाब हो जाए। लेकिन जब आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो एक बहुत जिस खुफिया जगह पर, जिस महत्वपूर्ण जगह पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर गए शी जिनपिंग, तो उन्होंने ये कहकर ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि इस जगह पर व्लादिमीर पुतिन को मैं पहले ही ला चुका हूं। और यही नहीं, रूस को लेकर कुछ बातें हुई तो उन्होंने कहा कि रूस हमारा सहयोगी देश है, और सहयोगी नहीं, हम तो एक पारिवारिक सदस्य जैसा है, हमारे बीच उनके बहुत सारे रिश्ते हैं और सदियों पुराने रिश्ते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, ईरान के ऊपर तो दबाव बना ही नहीं पाए, इस मकसद में भी नहीं कामयाब हो पाए कि वो रूस और चीन के बीच दूरी बढ़वा सकते, ताकि ईरान के खिलाफ एकजुटता इनकी ना हो पाती, और अपना भी कुछ फ़ायदा नहीं करके जा पाए कि कम से कम कोई ट्रेड डील कर लिए होते, वो भी संभव नहीं हो पाया। तो उनकी यात्रा को लेकर तो अमेरिका में तमाम सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब चीन और रूस और ईरान और टर्की, इनके बीच की जो ये एकता दिखाई पड़ रही है, इस एकता को देखते हुए अब यह तय हो गया है कि अमेरिका कम से कम ईरान पर हमला करने की गलती अब नहीं करेगा।
अब वो चाहे जितनी धमकी दे दे, और अब ऐसा लग रहा है कि वो धमकियां भी नहीं देगा और बहुत जल्दी हो सकता है कि हार्मुज की नाकेबंदी वो ख़त्म कर दे, वहाँ से वापस आ जाए और इस पूरे मामले में इजराइल को वो अकेला छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। हालांकि लगभग अकेला छोड़ ही दिया है। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका को फिर से उलझाए इस युद्ध में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब चौतरफा इतना दबाव है कि वो लड़ाई में अब कूदने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इजराइल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए लगातार लेबनान पर हमले किए हुए हैं। अभी ताज़ा तरीन हमला फिर हुआ है जिसमें तमाम लोगों की जान गई है। हिजबुल्ला भी उस पर हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल पूरी कोशिशें कर रहा है कि अमेरिका एक बार फिर कूदे और ईरान के खिलाफ फिर से लड़ाई शुरू हो जाए। हालांकि अमेरिका जब तक हमला नहीं कर रहा है तब तक इजराइल की हिम्मत ईरान पर हमला करने की नहीं पड़ रही है। लेकिन लेबनान पर अगर इसी तरह से हमले होते रहे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान फिर इजराइल के ऊपर हमला करने को बाध्य हो जाएगा, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि लेबनान पर अगर हमला होता है तो वो हमला ईरान पर हुआ हमला माना जाएगा, क्योंकि लेबनान साथ खड़ा रहा है पूरे लड़ाई के दौरान ईरान के। तो ये जो बदलती हुई भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ये अब दिखा रही हैं कि चीन इन शक्तियों के बिल्कुल केंद्र में कैसे आ गया है, और जो बाकी चीज़ें घूम रही हैं वो केवल अब पश्चिम एशिया की ही बात नहीं है, एशिया की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया में एक तरह से जो एक राजनीतिक गोलबंदी हो रही है वो चीन के इर्द गिर्द हो रही है, और चीन शक्तियों के केंद्र में दिखाई पड़ रहा है। और अमेरिका इस समय खुद चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगा है, लेकिन चीन के जो पुराने अपने सहयोगी देश हैं उनकी तुलना में चीन अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम दिखाई पड़ रही है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। एक और अपील है आपसे, आप जब लाइक करते हैं तो उसमें एक हाइप का ऑप्शन आता है, HYP, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो आप अपने तमाम और दोस्तों के पास इसको एक तरीके से बढ़ा सकते हैं, ज़्यादातर लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं।